गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपका ग्रुप 2 का लास्ट पेपर था एफएम और एसएम का। हम इसके एमसीक्यू के सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। आज के बाद आपने भी थोड़ा सा रिलैक्स फील किया होगा, आखिरी पेपर था, इतनी थकावट भरी तैयारी। आप चेक करिए और देखिए आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो जो आपकी जो फर्स्ट केस स्टडी आई है ये वर्किंग कैपिटल में से आई है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आया है वो लीवरेज में से आया है, एक क्वेश्चन आपका कैपिटल बस्टिंग में से आया है और एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आया है। जो आपकी फर्स्ट केस स्टडी है वो आपकी जो केस सिनेरियो नंबर 1 है वो वर्किंग कैपिटल में से है। ये कह रहा है XYZ लिमिटेड वांट्स टू एस्टेब्लिश ए शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। टू सेट अप दिस यूनिट इट नीड्स ए लोन। XYZ Limited approaches a commercial bank for working capital loan. Bank has asked the company to present the proposal for such a loan. To prepare such proposal, the company has appointed you and provided some information about the plan. It wants to maintain margin of safety 10% for contingency. आपको भी पता है कि जो वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन में कुछ एरर हो सकती है, इसलिए अपन कुछ प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी या सेफ्टी मार्जिन अपन उसमें ऐड करते हैं। द कंपनी वांट टू कीप कैश बैलेंस 90,000 क्वेश्चन में दे दिया, करंट एसेट में ऐड हो जाएगी। द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन COGS है भाई। तो अगर COGS के ऊपर 20% और सेल्स पे 20% हो जाएगा। अगर COGS पे मार्जिन 25% है तो आपका सेल्स पे 20% हो जाएगा। डेप्रिसिएशन विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी हेल्ड 1.5 months ऑफ इट्स कंजम्पशन, while finished goods inventory will be maintained at 1 month requirement. Okay, finished goods be valued at manufacturing cost. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए जहां तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो यहाँ पर जो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि अपन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऐड करें या नहीं करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब आप कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते हो तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ये मानते हुए ऐड कर लेते हो कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है या वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और क्लियर कट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल रहा है, क्लियर कट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल रहा है। द कंपनी विल बी सेल शूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन फॉरेन मार्केट। टोटल एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स विल बी 30 लाख। टोटल सेल्स 30 लाख दे दी भाई। 20% सेल्स फॉरेन है तो इसका मतलब 80% आपकी कितनी है, डोमेस्टिक है। 20% of the sales are foreign sales and there will be a delay of half month to realize sale proceed from foreign debtors। यानी हाफ मंथ का डेटर्स कलेक्शन पीरियड है और ऑल जो डोमेस्टिक सेल्स है वो आपकी 2 मंथ है। तो बेसिकली जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी ना इसको अपन 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे क्योंकि 20% और 80% है और जो 20% आएगा उसका हाफ मंथ के डेटर्स निकाल लेंगे और जो 80% आएगा उसका अपन 2 मंथ्स के डेटर्स निकाल लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम विल बी 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स एंड कंपनी विल गेट क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम इट्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। वेजेस 20% ऑफ सेल्स है एंड विल बी पेड हाफ मंथ लैग। तो देखिए वेजेस का पेमेंट पीरियड हाफ मंथ दे रखा है, सप्लायर्स का क्रेडिट पीरियड 2 months दे रखा है। देखिए आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी 60,000। देखिए कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टोटल नहीं दे रखे, आपको ईयर के एंड में दे रखे हैं जो 1 month के बराबर है। तो टोटल आपका 12 से मल्टीप्लाई करने पर 7,20,000 हो जाएंगे। इट विल बी पेड 1 month इन एरियर, इसका टाइम पीरियड 1 month है। एस्टिमेटेड टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट टू बी आफ्टर 1 month, इसका 1 महीने का टाइम पीरियड है 1,80,000। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है 90,000, इसको क्वार्टरली एडवांस पे करेंगे तो करंट एसेट में आएगा। द कंपनी वांट टू सबमिट प्रपोज टू बैंक ऑन कैश कॉस्ट बेसिस पे बोल रहा है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए अगर अपन इसकी कॉस्ट शीट बनाए तो रॉ मटेरियल है 7,50,000, वेजेस 6 लाख और जो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है वो आपके यहाँ पर 7,20,000 आएंगे भाई। यहाँ पर 7,20,000 आएंगे, लिखने से रह गए। तो ये आपकी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर एक डिस्प्यूट ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करें या नहीं करें। देखिए पहली बात तो क्लियर कट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल रहा है, क्लियर कट फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन करवा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कर रहा है और क्वेश्चन में कहीं हिंट भी नहीं दिया हुआ है। आपके मॉड्यूल में या आपका जो
मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 ICI का, अगर वहां पर देखो तो वहां पर उसने एडमिनिस्ट्रेशन को कॉस्ट का पार्ट माना है, बट यहां पर इसने क्लियर कट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, तो हम जो स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे वो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करेंगे, 20,70,000 पे करेंगे। तो देखिए इसका जो फर्स्ट आंसर है टोटल करंट एसेट, तो अगर अपन रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, डेटर्स, ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, इसकी डिटेल एनालिसिस तो अपन बाद में करेंगे, तो इसका आंसर आपका आ रहा है 7,10,250, इसका आंसर ए है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी टोटल एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी, तो अगर करंट लायबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,25,000 आ रहा है। थर्ड कह रहा है व्हाट विल बी एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल टू बी सबमिटेड बाय यू इन द प्रपोजल, तो जब हमने करंट एसेट कैलकुलेट करी, जब हमने करंट एसेट कैलकुलेट करी 7,10,250 और करंट लायबिलिटी भी 2,25,000, दोनों का डिफरेंस लेंगे, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे और उसमें 10% सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ रहा है 5,33,775। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अभी अपन ने कॉस्ट शीट बनाई 20,70,000 और 23,40,000, इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल एस्टिमेटेड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंड टोटल डेटर्स, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो अपन कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में करेंगे, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद, तो इसका आंसर आएगा 1,72,500, और जो आपकी टोटल कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी हमको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 4:1 के रेशियो में, क्योंकि 20% और 80% है। जो फॉरेन सेल है उसका 20% करेंगे और उसका जो आपका पीरियड है वो आपका हाफ मंथ है। इसी तरह से जो आपकी डोमेस्टिक सेल्स है, जो डोमेस्टिक सेल्स के डेटर्स है वो आपके 2 मंथ्स के हैं, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आंसर आएगा आपका सी। इसको आपको दो पार्ट में सोल्व करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 4:1 के रेशियो में, 4/5 डोमेस्टिक आएगी और 1/5 फॉरेन सेल आ जाएगी। जो डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी उसका 2 मंथ निकालना है और जो फॉरेन सेल है उसका हाफ मंथ का निकालना है, टोटल ये आएगा। फिनिश गुड्स के स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, क्यू लिमिटेड इज प्लानिंग टू पे डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर, तो D1 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट आपकी 8% है, करंट मार्केट प्राइस P0 51 है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी ₹1 पर शेयर है, तो आंसर बिल्कुल क्लियर है D1 2/P0 51 और उसमें से माइनस करेंगे 1 फ्लोटेशन कॉस्ट को तो 2/50 हो जाएगा और इंटू 100 कर देंगे और प्लस 8% ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12%। बिल्कुल इजी है। एक कंपनी हैज नेटवर्थ शेयर होल्डर्स फंड को बोलते हैं, इक्विटी को बोलते हैं, इट्स डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, तो बेटा जब डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है तो डेप्ट 10 लाख का हो गया, इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट 10% है तो 10 लाख का 10% 1 लाख आपका इंटरेस्ट हो गया। कंपनी अर्न्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT को बोलते हैं और टैक्स रेट है 30%, तो व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, तो अगर EBIT 4 लाख है और इंटरेस्ट अगर 1 लाख है तो EBT 3 लाख हो गया, तो अगर 4 लाख को 3 लाख से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 1.33, इसका आंसर बी है। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है ये कैपिटल बस्टिंग से लिया हुआ है, टी लिमिटेड इज लुकिंग फॉर ए कैपिटल प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग ओल्ड मशीन, It got 2 proposals to consider, details of which are given below। देखिए दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया, दोनों की लाइफ अलग अलग है, 5 ईयर 3 ईयर, एनुअल कैश इनफ्लोज है 190 350, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, आपको इंडिविजुअल और एन्युटी फैक्टर दिए हुए हैं, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट एनुअल NPV पूछ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल की लाइफ अलग अलग होती है तो अपन इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। पहले आप क्या करो NPV निकालो, एनुअल कैश इनफ्लो 1,90,000 है, ईयर 5 है, तो 5 ईयर का एन्युटी फैक्टर 3.791 है, 1,90,000 को 3.791 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, उसमें से 6,50,000 को माइनस करोगे तो NPV आ जाएगा। NPV आने के बाद वापस इस क्यूमुलेटिव या एन्युटी फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए तो इक्विवेलेंट NPV आ जाएगी, तो ये आपकी आ रही है 18,541.28 और सिमिलर इस तरह से इसकी लाइफ 3 ईयर है, तो 3,50,000 को पहले आप क्या करेंगे 3 साल का फैक्टर, तो 3 साल का फैक्टर है 2.487,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, 7,80,000 माइनस करेंगे, एनपीवी आ जाएगा, और 3 साल का जो क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर है इससे वापस डिवाइड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एफएम के हैं, अभी केवल आपको इसका सॉल्यूशन बताया, डिटेल एनालिसिस अपन बाद में देखेंगे। आईसीआई क्या वैल्यू होता है ये देखते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज फिनिश गुड्स के स्टॉक की है, लेकिन इसने क्लियर कट बोल रखा है कि कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसलिए हमने इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हमने अवॉइड किया है। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, एफएम का पेपर डिस्कस हो जाने के बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं एसएम का पेपर, लास्ट का भी लास्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें अपन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली सबने केस स्टडी पढ़ लिया होगा, और केस स्टडी के अंदर अपने को कुछ की पॉइंट्स को कंसीडर करना था और की पॉइंट्स के बेस पर एमसीक्यूज को अपने को सॉल्व करना था। तो वो कीवर्ड्स अपन देखेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। The first question is entering into the business of manufacturing of robot can be best be described as। जो कंपनी थी वो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, और चेन मार्केटिंग के अंदर डील कर रही थी, और बाद में जाकर उसने एंट्री ली है रोबोटिक्स के अंदर। और यहां पर हमारे केस स्टडी के अंदर एक कीवर्ड दे रखा है, नो लिंकेज बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड बिजनेस। और ये बात आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जब भी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है, जब एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी में कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास एक वर्ड आता है नो लिंकेज बिटवीन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब नए बिजनेस का पुराने बिजनेस के साथ कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए। और इसी के बेस पर अपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पास, एलिवेटिंग द कस्टमर सर्विसेज टू द अनप्रेसिडेंटेड लेवल बाय प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर इंटरफेरेंस, ऑनलाइन रिपेयर सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑन साइट इज नोन एज। देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिटेलिंग है, ठीक है, ये अपना मिशन स्टेटमेंट है। ऐसा ही सेम मिशन स्टेटमेंट जब अपन आईसीआई के मॉड्यूल में देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का भी दे रखा है, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और सॉरी बेस्ट प्रीफर्ड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर। और प्रीफर्ड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर का मतलब एचडीएफसी बैंक अपने आप को सबसे बेस्ट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर मानना चाहता है या बनना चाहता है। वहीं दूसरी ओर एप्पल कंपनी का भी दे रखा है बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर। उसी के बेस पर इस कंपनी का भी अपन डिस्कस करेंगे। तो क्या दे रखा है, बेटर कस्टमर इंटरफेरेंस एंड ऑनलाइन रिपेयर सर्विसेज। तो कंपनी अपने मिशन स्टेटमेंट पे चल रही है, ठीक है। और देखें, इस मिशन स्टेटमेंट में चलने के साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज ऑफर कर रही है। जो कंपनी अपने एडिशनल सर्विसेज ऑफर करती है या कोई बेटर सर्विसेज ऑफर करती है, तो उसको अपन नाम देते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट वाले के अंदर देखो, हमने की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स डिस्कस किए थे। की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर होते हैं 4। पहला होता है आपका इंडस्ट्री एंड मार्केट, सेकंड होता है आपका कस्टमर, थर्ड होता है प्रोडक्ट, और फोर्थ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो प्रोडक्ट के अंदर लगभग 12 से 13 आपको मार्केटिंग टेक्निक्स दे रखी हैं। उसमें से एक मार्केटिंग टेक्निक दी है आपको ऑगमेंटेड मार्केटिंग। जब भी कंपनी अपने कोर प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसे अपन कैटेगराइज करते हैं किसमें, ऑगमेंटेड मार्केटिंग के अंदर। तो 10th क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए। इसी के साथ आगे आ जाओ। देखो, पहले कंपनी एआई के अंदर डीलिंग कर रही थी, और फिर उसने रेस्टोरेंट के अंदर सर्विंग करने के लिए रोबोटिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश की है, मतलब अपना कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन किया है। और इस बात का जो डिसीजन लिया है, ठीक है, वो मिस्टर एक्स ने लिया है। और मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी के सीईओ है। और कंपनी का सीईओ कौन से प्लेयर में कैटेगराइज होता है, आप जानते हैं, की प्लेयर के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंपनी के 4 स्टेक होल्डर होते हैं। की स्टेक होल्डर, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड एंड लो प्रायोरिटी। बट कंपनी के जो सीईओ होते हैं वो हमेशा किस में कैटेगराइज होते हैं, की प्लेयर के अंदर। क्योंकि की प्लेयर वो प्लेयर्स होते हैं जिनका फुल्ली इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है कंपनी के साथ, प्लस वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। मतलब वो पावरफुल भी होते हैं और इंटरेस्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो एक्स पर्सन जो है वो की प्लेयर है, क्योंकि वो सीईओ है कंपनी के। फिर इसके बाद में आगे डिस्कस करें तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का जो मिशन है वो क्या है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, स्टेटिंग ईयर 1 ईयर ग्रोथ एंड इंडिकेट्स विच वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो 4 इंटेंट होते हैं हमारे, विजन, मिशन, गोल एंड वैल्यू। चारों इंटेंट्स में से जब बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात आए तो वो किसके, उस स्टेटमेंट में चला जाता है, मिशन स्टेटमेंट के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर इसी के साथ
13 number question, analysis of strategic group and cost structure can be termed as which type of strategic analysis? तो जैसा कि आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ा होगा, उस एनवायरमेंटल एनालिसिस में एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस के कंपोनेंट्स की एक टेबल दे रखी है। उन टेबल के अंदर कंपटीटर एनालिसिस दे रखा है, जिसके ये दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? एक तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप को एनालाइज करना प्लस अपने कंपटीटर के कॉस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। तो ये अपने कंपटीटर एनालिसिस के अंदर कैटेगराइज होंगे। इसी के बाद 14 नंबर, अब नई केस स्टडी आती है आपके सामने। नई केस स्टडी में क्या दे रखा है? ठीक है, एसपीजी इज ए मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज। यहीं से अपने को एक हिंट मिल रही है कि कंपनी जो है वो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है और मल्टीपल बिजनेस के अंदर डील कर रही है, और मल्टीपल बिजनेस और मल्टी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एसबीयू स्ट्रक्चर के अंदर कैटेगराइज होती है। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोडक्ट का अपना डिफरेंट सेंटर है, अपना रेस्पेक्टिव डिवीजन है, प्लस कंपनी के जो जनरल मैनेजर है वो हेड ऑफिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इन सभी चीजों से अपने को क्लियर कट हिंट मिलती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है? कंपनी का एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर जिसका अपना डिफरेंट कंपटीटर ग्रुप होता है, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ कंपटीटर्स होते हैं, अपनी सेपरेट स्ट्रेटजीज होती है और अपना सेपरेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर, न्यू केस स्टडी है। इन रिस्पॉन्स टू ए स्कीम ऑफ द सब्सिडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ए कंपनी स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल, सम ऑफ द कस्टमर वर नॉट ईज विद द बेटर लाइफ। कंपनी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है ई व्हीकल का, और कस्टमर उस चीज से इजीली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं प्रोडक्ट की बैटरी लाइफ को लेकर, एंड टाइम कंज्यूम इन द रिचार्जिंग बैटरी। ठीक है, तो ये कंपनी के एनवायरमेंटल एनालिसिस से बिलोंग कर रहा है। आगे देखो क्या दे रखा है, कुछ एक और हिंट दे रखी होगी यहां पर। Some of the customer were apprehensive about the frequent incident of the battery, मतलब कुछ कस्टमर जो हैं वो डरे हुए हैं लगातार बैटरी के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं उनको लेकर, एंड हाफ हार्टेड रेस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर इन इवॉल्विंग ईवी मार्केट, और वो बहुत झिझक भी रहे हैं ईवी मार्केट की तरफ आने में। तो इट्स मीन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मतलब हाईली टर्बुलेंट एंड ए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, MSA is a providing mobile phone and Wi-Fi service in the country. B and C are other similar service provider already in the operation in competitive landscape. B and C decided to merge with each other, मतलब B और C कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज करने जा रही हैं, और A कंपनी जो है वो अपना सेपरेट डिसीजन ले रही है। और A और B के मर्जर से कॉप अप करने के लिए A कंपनी ने क्या किया? ए कंपनी ने इवेंचुअलिटी बाय इंटेंस रिव्यू ऑफ द स्ट्रेटजी एंड फॉर्म ए कोर ग्रुप टू हैंडल द सिचुएशन। तो जब भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट आता है, तो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल की जो स्ट्रेटजी है वो अपन तब काम में लेते हैं जब मार्केट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड और अनएंटिसिपेटेड इवेंट सामने आ जाए, या डेवलपमेंट सामने आ जाए, या कोई क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम आ जाए, या कोई टेरर अटैक आ जाए, तो उस टाइम पर कंपनी जो कंट्रोल यूज करती है उसको बोलते हैं अपन स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे।